हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 6 जो कि रिलेटेड है आपका रिसर्च इन एजुकेशन से। एंड रिसर्च इन एजुकेशन में ही हम पढ़ रहे हैं पार्ट ए। तो पार्ट ए में आपका एक पॉइंट दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। देन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के टाइप्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसी टाइप्स में इंटररिलेशनशिप स्टडीज के टाइप्स में ही आपका एक पॉइंट था एक्सपोज फैक्टर रिसर्च। जो एक्सपोज फैक्टर रिसर्च है ये आपके पेपर 1 नेट के पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो आपका एजुकेशन पेपर है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ते हैं एक्सपोज फैक्टर रिसर्च के बारे में। जैसे कि नाम से पता चल रहा है एक्सपोज फैक्टर रिसर्च। तो पोस्ट का मतलब क्या होता है? आफ्टर। पोस्ट का क्या मतलब होता है? आफ्टर, यानी कोई इंसिडेंट जो घट चुका है, जो हिस्ट्री बन चुका है, जब उसके कॉजेस को पता लगाने के लिए हम कोई रिसर्च करते हैं तो वो रिसर्च आती है आपकी एक्सपोज फैक्टर रिसर्च के अंदर। यानी कि जो आपका इफेक्ट है ना, यानी कि जो इंसिडेंट है वो तो आपका इफेक्ट हो गया, प्रभाव हो गया। प्रभाव आपको पहले दिख गया, उस प्रभाव के बेसिस पे आप क्या करते हो? उनके कारणों की खोज करते हो, उनके कॉजेस को पता लगाते हो। जो इंसिडेंट घटा है वो क्यों घटा, उसके पीछे के रीजंस को पता लगाया जाता है। तब हम कौन सी रिसर्च करते हैं? एक्सपोज फैक्टर रिसर्च करते हैं। जो एक्सपोज फैक्टर रिसर्च है ये आपकी नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ये याद रखिएगा, बहुत से लोग मिस्टेक्स करते हैं। एक्सपोज फैक्टर रिसर्च कम्स अंडर नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसीलिए इसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर पढ़ते हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ये, ठीक। देन इसका दूसरा नाम भी है कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, इसका सेकंड नाम है और कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। देन इसी को हम रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च भी बोल देते हैं। एंड देन रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च। रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च का क्या मतलब होता है? जब हम जैसे कोई भी इंसिडेंट, वो इंसिडेंट है वो हिस्ट्री बन गया, अब वो तो हिस्ट्री हो गया, वो तो आपका बीत गया ना, इफेक्ट आपको दिख गया। उस इफेक्ट के बेसिस पे आप क्या करते हो? जब रीजंस पता लगाते हो तो वो क्या होती है? आपकी रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च। इसीलिए इसका नेक्स्ट नाम रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च ही है, ठीक है। तो आपको इसका आपके कितने 3 नाम हो गए। पहला है एक्सपोज फैक्टर रिसर्च, देन है कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, देन है रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। अब हम बढ़ते हैं एक्सपोज फैक्टर रिसर्च की तरफ। जैसे इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से रिलेट कर देती हूँ। जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं? पहले कॉज से इफेक्ट की तरफ चलती है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम मैनिपुलेशन करते हैं। लेकिन जो आपकी एक्सपोज फैक्टर रिसर्च है, एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन नहीं करते हैं। नो मैनिपुलेशन इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नो मैनिपुलेशन इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई मैनिपुलेशन नहीं करते हैं। वैसे ही जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, सेम उसी तरीके से एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में भी हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपकी कॉज से इफेक्ट की तरफ चलती है, लेकिन जो आपकी एक्सपोज फैक्टर रिसर्च है वो इफेक्ट से कॉज की तरफ चलती है। जैसे ये आपको ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, इस फ्लो चार्ट में आप देख रहे होंगे ये क्या है? आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है? कॉज वेरिएबल होता है, क्योंकि कारण क्या होता है? यही होता है ना, कॉज। कि आप जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल टीचिंग मेथड है, तो टीचिंग मेथड आपका क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और उस टीचिंग मेथड का बच्चे पे अचीवमेंट क्या हो जाएगा? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? कारण होता है, इसीलिए क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कभी कभी कॉज वेरिएबल भी बोल देते हैं। देन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इफेक्ट। इफेक्ट आप किस पे देखते हो? डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हो। आउटकम किस पे आप देखा जाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखा जाता है। कि इफेक्ट किसके ऊपर आप देखोगे? तो जिसके ऊपर आपने टीचिंग मेथड पढ़ा के देखा होगा उसी के ऊपर तो आप देखोगे असर। तो वो क्या हो गया? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। देन आप देखिए ये फ्लो चार्ट को समझिए। जो आपकी एक्सपोज फैक्टर रिसर्च है वो इफेक्ट से कॉज की तरफ जा रही है। एरो क्या है? नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इफेक्ट से
कॉज की तरफ हम किस में जाते हैं, एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में जाते हैं। देन आपका कॉज वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड इफेक्ट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नो मैनिपुलेशन, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्सपोज फैक्टर रिसर्च हम कब और क्यों करते हैं। जैसे कि 6 बच्चों का एक ग्रुप है, ABCDEF, ठीक है, 6 बच्चों का कोई ग्रुप है, वो डिबेट कंपटीशन में गया। अब डिबेट कंपटीशन में जाने के बाद वो क्या हुआ, उन्होंने कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाया। अब हुआ क्या, इन 6 बच्चों ने साथ में मिलकर खाना खाया, लेकिन इन 3 में से कोई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने एक एक्स्ट्रा क्रीम पाई खा ली या कुछ एक्स्ट्रा खा लिया। तो अब क्या हुआ, ये 3 बच्चे थे ये बीमार हो गए, है ना। अब ये क्या गए, डॉक्टर के पास गए। अब डॉक्टर ने क्या किया, इनसे पूछा कि आपने रेस्टोरेंट में क्या क्या खाया था, है ना, सबसे पूछा, और इन 3 लोगों से भी पूछा, क्योंकि इन 6 लोगों में से ये 3 लोग बीमार हुए थे। तो अब डॉक्टर ने क्या किया, मतलब इफेक्ट तो पहले दिख गया ना कि बच्चा जो है क्रीम पाई खाने से बीमार हो गया, तो इफेक्ट आपको पहले ही दिख गया। अब उस इफेक्ट के पीछे आप क्या ढूंढोगे, कॉजेस ढूंढोगे कि जो बच्चे हैं वो क्यों बीमार हुए। तो डॉक्टर क्या करेगा, इन लोगों से पूछेगा कि आपने क्या क्या खाया था। तो सपोज निकल के आया कि इन 3 बच्चों ने क्रीम पाई खाई थी, तो क्रीम पाई खाने से ये लोग बीमार हो गए। तो कंक्लूजन क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला कि क्रीम पाई खाने की वजह से ये 3 जो बच्चे हैं ये बीमार हुए या उनको फूड पॉइजनिंग हो गई। तो आपने क्या किया, पहले इफेक्ट दिख गया, यानी बच्चा पहले बीमार हो गया, उस बीमारी के बाद डॉक्टर ने क्या किया, उसके पीछे के कॉजेस ढूंढे, है ना। तो क्या हुआ, इफेक्ट से कॉज की तरफ गए हम। तो इसी तरीके से एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में हम इफेक्ट से कॉज की तरफ ही जाते हैं। कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसिडेंट या घटना पहले घट जाती है, और जब हम उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं तब हम एक्सपोज फैक्टर रिसर्च की तरफ बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि मिड डे मील हो गया आपका, मिड डे मील। तो अब मिड डे मील का खाना खाने से बच्चे, हो सकता है बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई, तो अब फूड पॉइजनिंग तो उनको हो गई, इफेक्ट पहले दिख गया। अब फूड पॉइजनिंग क्यों हुई, मिड डे मील का खाना कैसा था, क्या रीजंस थे फूड पॉइजनिंग होने के, तो वो तो बाद में ढूंढेगा ना रिसर्चर। तो कॉजेस हम क्या करते हैं, बाद में ढूंढते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। देन देखिए कि एक लाइन लिखी हुई, नो मैनिपुलेशन इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी रिसर्च है जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन नहीं करते हैं। तो सीधा आंसर क्या हो जाता है आपका, एक्सपोज फैक्टर रिसर्च। तो एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करते हैं। देन है आपका इट मूव्स फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज, जैसे मैंने फ्लो चार्ट में ही आपको समझाया, एक्सपोज फैक्टर रिसर्च इफेक्ट से कॉज की तरफ बढ़ती है। ठीक है, देन है इट इज नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। इसको नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अलग से क्यों नाम बोला गया, क्योंकि एज इट इज जो चीजें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होती हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेशन करते हैं। लेकिन जब हम एक्सपोज फैक्टर रिसर्च की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोई कंट्रोल वेरिएबल, कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेशन नहीं करते, इसीलिए इसको नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोला जाता है। देन है ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट वी एक्वायर द कॉज, यानी इफेक्ट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, कारणों की खोज करते हैं। तो ये है आपका एक्सपोज फैक्टर रिसर्च। आई होप आपको एक्सपोज फैक्टर रिसर्च इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं एक्सपोज फैक्टर रिसर्च की क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, इनको बारे में जानते हैं। तो ये बोर्ड पे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखी हुई है एक्सपोज फैक्टर रिसर्च की, तो ये करके इनको हम डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं मेरिट्स की। तो मेरिट क्या है, पहली नो मैनिपुलेशन, यानी वेरिएबल्स पे हम कोई मैनिपुलेशन नहीं करते, तो ये इसकी एक मेरिट भी हुई, क्योंकि जैसा हमें सिचुएशन हमें दिखाई दे रही एज इट इज, उस सिचुएशन को हम वैसे ही अपनी स्टडी में रिसर्चर इंक्लूड करता है। तो ये क्या हुआ, नो मैनिपुलेशन इन वेरिएबल, इसकी एक डीमेरिट हो गई, इसकी एक मेरिट हो गई। देन आपका ओनली वन ऑप्शन इज अवेलेबल। एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन ही अवेलेबल होता है कि आपको क्या करना है, आपको कॉजेस फाइंड आउट करने हैं। तो क्या होगा कि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, तो जब आपके पास एक वेरिएबल, एक ऑप्शन होता है, तो आप अपनी रिसर्च को बेहतर डायरेक्शन में ले जा पाते हैं। देन है ऑपरेशन इज सिंपल एंड फ्लेक्सिबल। एक्सपोज फैक्टर रिसर्च बहुत ही फ्लेक्सिबल और सिंपल होती है करने में, तो ये क्या हुआ, इसके मेरिट्स हुए। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स की।
डीमेरिट्स में क्या है, नो मैनिपुलेशन। इसका एक डीमेरिट भी है कि जब हम हमारे पास कंट्रोल ग्रुप यहाँ पे होता ही नहीं है, तो हम कंट्रोल ग्रुप में कोई कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल ग्रुप जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कंट्रोल ग्रुप होता है, और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता जिसको हम नियंत्रण में रख सके। तो होता क्या है कि एक तो कंट्रोल ग्रुप मिसिंग होता है, दूसरा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, इसलिए इसकी डिमेरिट भी हो जाती है। कभी होता क्या है कि कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आ जाती है जहाँ पे हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करने पड़ते हैं, लेकिन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में इसीलिए एक डिमेरिट का भी काम करता है आपका नो मैनिपुलेशन। देन है आपका नो रैंडमाइजेशन। जब हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च करते हैं तो जब भी हमें सैंपल चाहिए होता है तो सैंपल को चूज करते समय हम रैंडमाइजेशन नहीं करते हैं। रैंडमाइजेशन का क्या मतलब होता है, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, यानी जो भी आपका रिस्पोंडेंट है, जो भी आपका सैंपल है, उसके इक्वल चांस होते हैं स्टडी में सेलेक्ट होने के। मतलब जब रिसर्चर क्या करता है, बायस फ्री होके अपना सैंपल जब कलेक्ट करता है, तब क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल के, हर एक रिस्पोंडेंट के इक्वल चांस हो जाते हैं स्टडी में सिलेक्शन के लिए। तो ये क्या होता है, रैंडमाइजेशन होता है। देन है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीमेरिट इसकी है पोस्ट हॉक फॉरेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। UPHASC एंड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम होते हैं, GIC का जो एग्जाम होता है, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रिसर्च है जिसके अंदर पोस्ट हॉक पॉलिसी होती है। तो कौन सी रिसर्च है, अभी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है जिसके अंदर पोस्ट हॉक पॉलिसी पाई जाती है। अभी पोस्ट हॉक पॉलिसी होती क्या है कि जब रिसर्चर वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर नहीं पाता है, तब हमारी पोस्ट हॉक पॉलिसी हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट कि पोस्ट हॉक पॉलिसी किस रिसर्च के अंदर पाई जाती है। देन आपका आंसर क्या होगा, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होगा। और ये रिपीटेडली हर एक आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई होप आपको एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इजली समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस ताकि आपको एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की कॉन्सेप्ट इजली समझ में आ जाए। तो बोर्ड पे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन क्या रहा है, अ रिसर्चर इंटेंड्स टू एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मिड डे मील इंटरवेंशंस, व्हिच रिसर्च मेथड विल बी मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर दिस स्टडी। यानी यहाँ पे जो मिड डे मील इंटरवेंशन है उसके फैक्टर्स पूछे जा रहे हैं। तो फैक्टर्स का मतलब क्या, आपके कॉजेज ही हो गए। तो अब क्या हुआ कि अब आपको बताना है कि ये रिसर्च किस टाइप की है। तो पहला हिस्टोरिकल रिसर्च, ये तो हो नहीं सकता। डिस्क्रिप्टिव है नहीं क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिवनेस की बात की जा रही है। एक्सपेरिमेंटल है नहीं क्योंकि यहाँ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपकी कॉज से इफेक्ट की तरफ चलती है, कॉज से इफेक्ट की तरफ चलती है। और यहाँ पे बात क्या किया जा रहा है कि मिड डे मील की इफेक्टिवनेस के फैक्टर्स पूछे जा रहे हैं। तो क्या हुआ, ये सीधा सीधा आपको कैसी रिसर्च होगी, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होगी। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च से क्वेश्चंस आते हैं। और कभी कभी डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का दूसरा नाम क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च हो जाता है। तो आई होप आपको एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्वेश्चन के साथ इजीली समझ में आ गई होगी। अगर जो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।